गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आशा है आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा। एंड इन दैट वीडियो वी डिस्कस द फेडरलिज्म, its meaning and the significant features of federalism. And now in this video we are going to discuss what makes India a federal country. भारत में संघीय व्यवस्था, इसके बारे में बात करेंगे हम इसमें। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. हमने पहले देखा कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की डाइवर्सिटी को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। अपने यहाँ की जो भी वहाँ पर विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है ना, उसको वहाँ की प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए। तो व्हाट अबाउट ए वास्ट कंट्री like India with so many languages, religions and regions? What are the power sharing arrangements in our country? तो सोचिए कि भारत जैसे विशाल देश में ये काम कितना मुश्किल होगा, जहाँ बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? What are the power sharing arrangements in our country? Let us begin with the Constitution. आइए सबसे पहले हम संविधान से शुरुआत करते हैं। India had emerged as an independent nation after a painful and bloody partition. एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आजाद हुआ। Soon after independence, several princely states became a part of the country. The Constitution declared India as a union of states. तो आज़ादी के बाद, आज़ादी के कुछ ही समय बाद बहुत सारे जो स्वतंत्र रजवाड़े थे वो भारत में विलीन हो गए। जो प्रिंसली स्टेट्स थे, है ना, वो एक पार्ट बन गए, कंट्री के पार्ट के रूप में हो गए। The Constitution declared India as a union of states. अब कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित कर दिया। Although it did not use the word federation, the Indian Union is based on the principles of federalism. तो इसमें संघ शब्द नहीं आया, संघ शब्द का इसमें यूज नहीं किया गया, पर भारतीय संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ है ना। द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। तो आइए, हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था उनको फिर से देख लेते हैं। We can see that these features apply to the provisions of the Indian Constitution. तो हम देख सकते हैं इसमें कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती हैं। कि जो भी फीचर्स हैं, है ना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी प्रोविजंस हैं उन पर अप्लाई होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर ए 2-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार या जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकार।
Later, a third tier of federalism was added in the form of panchayats and municipalities. अब केंद्र सरकार को पूरे हाँ, तो यहाँ पर संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया है ना, संघ सरकार और केंद्र सरकार। संघ सरकार या जिसको हम केंद्र सरकार कहते हैं, इसके अलावा राज्य सरकार। अब केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगरपालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। ए थर्ड टियर ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड इन द फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। एज इन एनी फेडरेशन, किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह दीज डिफरेंट टियर्स एंजॉय सेपरेट ज्यूरिसडिक्शंस। तो ये अपने यहाँ भी तीनों स्तर की शासन व्यवस्थाओं के अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। Separate, the Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between the Union government and the state governments. Thus, it contains three lists. तो इस तरह से संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी सरकारों को तीन हिस्से में बांटा गया है। जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं, है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये तीन सूचियां, है ना, इस प्रकार हैं। इट कंटेन्स थ्री लिस्ट। यूनियन लिस्ट इंक्लूड्स subjects of national importance such as defense of the country, foreign affairs, banking, communication and currency. तो इस तरह से जो कॉन्करेंट लिस्ट है, जिसको हम संघ सूची कहते हैं, है ना, तो इसमें डिफेंस हो गया, कंट्री की डिफेंस या प्रतिरक्षा, विदेशी मामले जो भी फॉरेन अफेयर्स हैं, बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं। तो they are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country. तो पूरे देश के लिए इन मामलों में एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है। इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया, है ना, इनको इंक्लूड किया गया इस लिस्ट में, क्योंकि हमें पूरे एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की ज़रूरत है, एक तरह की नीतियों की ज़रूरत है पूरी कंट्री में। तो द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। तो जो यूनियन गवर्नमेंट है ना, वो अकेले ही लॉज बना सकती है, कानून बना सकती है इन विषयों से संबंधित, जो कि संघ सूची में जिन विषयों को, जिन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। तो वी कैन से कि संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। नाउ सेकंड लिस्ट contains subjects of state and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation. राज्य सूची में जो भी पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय महत्व के विषय हैं, वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के हैं। राज्य सूची में वर्णित विषयों के बारे में सिर्फ राज्य सरकार ही कानून बना सकती है ना। एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, फॉरेस्ट स्टेट, है ना, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ही जो है इसमें इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉज बना सकती है। इसके बाद हम कहते हैं कि
कॉन्करेंट लिस्ट आती है जिसमें कि एजुकेशन है और फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेशन, है ना। मतलब कि शादी हो गया, शादी विवाह। इसके अलावा सक्सेशन का मतलब है गोद लेना, और उत्तराधिकार, अडॉप्शन, गोद लेना, और इसके अलावा उत्तराधिकार से संबंधित विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की, है ना, तो द कॉन्करेंट लिस्ट, है ना, इंक्लूड्स ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट, ट्रेड, unions, marriage, adoption and succession, and both the union as well as the state governments can make laws on the subjects mentioned in this list. If their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. तो इस तरह से यहाँ पर इस सूची में समवर्ती सूची कहते हैं हम कॉन्करेंट लिस्ट को, जिसमें कि शिक्षा, वन, मजदूर, संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय हैं। तो हाँ, जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझा दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब if their laws conflict with each other, the law made by the union government will prevail. जब दोनों के कानूनों में टकराव होता है, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट रेज होता है दोनों के ही लॉज में, तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल। तो यहाँ पर what about subjects that do not fall in any of the three lists? तो यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो विषय इनमें से किसी भी सूची में नहीं शामिल हैं, इनमें से किसी भी सूची में नहीं आते हैं, द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द थ्री लिस्ट, और सब्जेक्ट्स लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम अप आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे, क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। According to our constitution, the union government has the power to legislate on these residuary subjects. तो हमारे संविधान के अनुसार, according to our constitution, जो बाकी बचे, मतलब residuary subjects, है ना, जो बाकी के बचे, शेष बचे हुए जो भी विषय हैं, वो केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, है ना। The union government has the power to legislate on these residuary subjects. We noted above that most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर होल्डिंग टुगेदर चलने की जो नीति है उसको मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं, है ना, उनको इक्वल पावर्स नहीं मिल पाती हैं। एंड दस ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। तो इसलिए भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoy special powers under certain provisions of the Constitution of India, Article 371, due to their peculiar social and historical circumstances. कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ये अपनी विशिष्ट सामाजिक तथा ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण भारत के संविधान के कुछ प्रावधानों, जैसे कि आर्टिकल 371, अनुच्छेद 371 के तहत विशेष शक्तियों का लाभ उठाते हैं ये।
तो these special powers are specially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous peoples and their culture and also preferential employment in government services. ये विशेष शक्तियाँ स्वदेशी लोगों, उनकी संस्कृति और सरकारी सेवाओं में अधिमान्य रोजगार के भूमि अधिकारों के संरक्षण के संबंधों में स्पष्ट रूप से उपयोगी हैं। तो ये जो स्पेशल पावर्स हैं, है ना, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो शक्तियां हैं, जो इंडिजिनस लोग हैं, इंडिजिनस पीपल, है ना, स्वदेशी लोगों, उनकी जो कल्चर है और जो सरकारी सेवाओं में जो अधिमान्य रोजगार है ना, और जो भूमि अधिकार हैं, है ना, उनकी जो कल्चर है, प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट सर्विसेज में, है ना, तो इन सब के संरक्षण के संबंध में स्पष्ट रूप से ये सब यूजफुल है। तो Indians who are not permanent residents of this state cannot buy land or house here. तो यहाँ पर वो स्टेट्स जहाँ की इंडियंस वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं, ऐसे राज्यों में जहाँ पर भारतीय वहाँ के स्थायी निवासी नहीं हैं, दे कैन नॉट बाई लैंड और हाउस हियर, वहाँ पर ना तो वो ज़मीन खरीद सकते हैं और ना ही घर खरीद सकते हैं। सिमिलर स्पेशल provisions exist for some other states of India as well. और कुछ इसी तरह के प्रावधान, कुछ इसी तरह के provisions existing है दूसरे states में भी इंडिया के। There are some units of the Indian Union which enjoy very little power. तो भारतीय संघ में, इंडियन यूनियन में कुछ इकाइयां हैं जो कि बहुत ही कम पावर्स यूज़ करती हैं, उनको बहुत ही कम शक्तियां मिली हैं। एंड दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये वो प्रांत हैं, है ना, ये वो एरियाज हैं जो कि एक स्वतंत्र राज्य बनने के लिए, एक इंडिपेंडेंट स्टेट होने के लिए ये काफ़ी छोटे हैं, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। लेकिन इनको किसी दूसरे राज्य के साथ इनको मिलाया नहीं जा सकता है, उनको किसी दूसरे राज्य के साथ विलीन करना संभव नहीं है। एंड दीज एरियाज states which could not be merged with any of the existing states. These areas like Chandigarh or Lakshadweep or the capital city of Delhi are called union territories. अब चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटि में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है ना, they are called union territories and these territories do not have the powers of a state. ये जो भी territories हैं, है ना, इनके पास powers नहीं होती हैं state की। The central government has special powers in running these areas. इन areas को run करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ विशेष शक्तियां होती हैं, है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इन क्षेत्रों को राज्यों वाले अधिकार नहीं है, लेकिन और इन स्टेट्स का या इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एंड दिस शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स is basic to the structure of the constitution. तो ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच ये जो शेयरिंग ऑफ पावर है, ये जो सत्ता का बंटवारा है,
हमारे संविधान की बुनियादी बात है ना। दिस इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज नॉट इजी टू मेक चेंजेस टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. तो अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है. द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट. अब यहाँ पर अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती. एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में जो है क्या करना पड़ता है. विद any change to it has to be first passed by both the houses of parliament with at least 2/3 majority, and then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. तो इस तरह से ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में, है ना, जो पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, है ना, उसमें 2/3 बहुमत से पहले उसको पास करना पड़ता है ना, मंजूर किया जाना होता है. फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूर करवाना होता है ना. इसको रेटिफाई करती हैं लेजिस्लेचर्स कम से कम आधे बहुमत से, है ना. आधे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसको पास करती हैं या रेटिफाई करती हैं. द जुडिशरी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द implementation of constitutional provisions and procedures. संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना. जुडिशरी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस और उसके प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करने में. In case of any dispute about the division of powers, the High Courts and the Supreme Court make a decision. अगर शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई भी विवाद होता है तो उस हालात में फैसला जो है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में ही होता है ना. The High Courts and the Supreme Courts make a decision in any dispute, है ना. In the case of any dispute about the divisions of powers, the High Courts and the Supreme Court make decision. The union and state governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. तो सरकार चलाने और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं. जो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास शक्तियां हैं, पावर्स हैं, ताकि वो रिसोर्सेज को रेज कर सकें. कैसे? टैक्सेस लगा करके, है ना, ताकि जो भी काम है ना सरकार का, वो अच्छी तरह से सुचारू रूप से बहुत ही स्मूथली चल सके और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अच्छी तरह से उनका निर्वाह किया जा सके, उनको पूरा किया जा सके. ओके डियर चिल्ड्रन, लेट अस लिसन टू रेडियो. Listen to one national and one regional news bulletin broadcast by All India Radio daily for 1 week. आकाशवाणी पर या ऑल इंडिया रेडियो पर एक हफ्ते तक एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन रोज सुनिए. Make a list of new items related to government policies or decisions by classifying these into the following categories. अब इसके बाद आप एक लिस्ट तैयार करिए
है ना, सरकारी नीतियों और फैसलों से जुड़ी जो भी खबरें हैं, जो भी न्यूज़ हैं, है ना, उनकी एक लिस्ट बनाइए और उनको आप इस तरह से इन कैटेगरीज में क्लासिफाई करिए। सबसे पहला आपको क्या करना है, न्यूज़ आइटम्स दैट रिलेट ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे एक केंद्र सरकार से जुड़ी हुई जो भी न्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आइटम्स हैं, है ना, उनको सबसे पहले इसमें डालिए। फिर उसके बाद दूसरे न्यूज़ आइटम्स जो कि न्यूज़ आइटम्स दैट रिलेट ओनली टू योर और एनी अदर स्टेट गवर्नमेंट, आपके या किसी अन्य राज्य सरकार से जो जुड़ी हुई खबरें हैं उनको भी इसमें ऐड करिए। एंड नेक्स्ट, न्यूज़ आइटम्स अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स, केंद्र और राज्य सरकार के संबंध से जुड़ी हुई सारी खबरें वो भी आप इसमें इंक्लूड करिए। तो इस तरह से आप एक लिस्ट बनाइए, है ना, अलग अलग जो भी हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं और जो भी उसके डिसीजंस हैं उनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आप सुनते हैं, है ना, रेडियो पर, आकाशवाणी पर, तो उसकी आपको एक लिस्ट बनानी है और उसको इस तरह से आपको क्लासीफाई करना है अलग अलग कैटेगरी में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, ओके। नाउ अब आप इसको कर लेंगे ये एक्टिविटी अपनी कॉपी में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। लेट्स रिवाइज। पोखरण, the place where India conducted its nuclear test, lies in Rajasthan. पोखरण जो कि एक प्लेस है जहां भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए, राजस्थान में है। एंड सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान was opposed to the central government's nuclear policy. Could it prevent the government of India from conducting the nuclear test? मान लें कि अगर राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार की परमाणु नीति की विरोधी होती तो क्या वो केंद्र सरकार को परमाणु परीक्षण करने से रोक सकती थी? Suppose the government of Sikkim plans to introduce new textbooks in its schools. मान लें कि सिक्किम की सरकार अपने स्कूलों में नई पाठ्यपुस्तकें लागू करना चाहती है ना, न्यू टेक्स्ट बुक्स को वो इंट्रोड्यूस करना चाहती है। बट द यूनियन गवर्नमेंट डज नॉट लाइक द स्टाइल एंड कंटेंट ऑफ द न्यू टेक्स्ट बुक्स। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो इन टेक्स्ट बुक्स को, इन जो पाठ्य पुस्तकों की जो विषय वस्तु है और उसकी जो शैली है उसको पसंद नहीं है केंद्र सरकार को। देन इन दैट केस डज द स्टेट गवर्नमेंट नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट बिफोर दीज टेक्स्ट बुक्स कैन बी लॉन्च्ड? तो ऐसी स्थिति में क्या राज्य सरकार को नई पाठ्य पुस्तकें लागू करने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेना जरूरी है? सपोज द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा have different policies on how their state police should respond to the Naxalites. Can the Prime Minister of India intervene and pass an order that all the chief ministers will have to obey? मान लें कि नक्सलियों से निपटने की नीतियों के बारे में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की राय अलग-अलग है, तो क्या ऐसे मामले में भारत के प्रधानमंत्री दखल दे सकते हैं और क्या ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं जिसे सभी मुख्यमंत्री माने? तो इन सब चीज़ों पर आप इसको समझिए, इस पर विचार करिए और आप अपनी नोटबुक्स में इनको लिख डालिए।
इनके आंसर्स. Okay. Now that's all for today. The next topic will be discussed in the third part of this chapter. Okay, dear children.